Okay, I think let's begin with the session part. People are coming and joining in as well. So guys, welcome to our club, the Indian Stock Market. आज का सेशन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब मार्केट में हमने जैसे कि देखा कि कमोडिटीज में वापस से हलचल आने लग गई, ना सिर्फ एग्री में बल्कि इवन प्रीशियस मेटल्स ऑल्सो. सो इसी के सिलसिले में आज हमारे बीच में एक्सपर्ट है, वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट कमोडिटी एडवाइजर एज मिस्टर अजय केडिया सर. आज उनके साथ हम जानेंगे कि कमोडिटीज का आउटलुक कैसे है रहेगा आने वाले साल में, इस पूरे 2022 ईयर में भी ऐसे है. Along with us, we have Ayub sir as well. Ayub sir is from MCX as well. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा. सो वो MCX में अपना सारा का सारा वो वर्कआउट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज आउटलुक एज वेल. सो विद दिस थिंग, वेलकम अजय सर एंड वेलकम Ayub sir. Good evening, everyone. Good evening, Sanchit. Good evening, sir. Thank you, Sir, Sanjit ji. thank you so much, sir. So, sir, Ajay sir, I have a very basic question. Commodities market में जिस टाइम से हमने लास्ट टाइम सेशन देखा था, तब गोल्ड अपना नियर अबाउट 47,000 पे था, राइट? अब मार्केट में क्या आउटलुक दिखता है आने वाले टाइम में, इस पूरे साल भर में, या इवन आफ्टर बजट ऑल्सो, क्या कुछ चेंजेस रहेगा कमोडिटीज मार्केट के अंदर? देखिए, कमोडिटी की अगर हम बात करें तो 2021 वी हैव सीन अ वेरी गुड रैली इन कमोडिटी मार्केट. ठीक है, काफी लोग बोलते हैं कि गोल्ड में ज्यादा रिटर्न नहीं बना, बट एक चीज आप समझ के चलिए कि गोल्ड और सिल्वर में भी सिंस 2020 से अगर हम देखें या लास्ट 3 साल का रिटर्न देखें तो गोल्ड हैज गिवन अराउंड 50% रिटर्न एंड सिल्वर हैज गिवन अराउंड 65% ऑफ रिटर्न अगर हम बात करें. तो ओवरऑल आई थिंक के 2021 थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज था, बट नाउ अगेन गोल्ड एंड सिल्वर इज रेडी टू रोर इन 2022. तो डेफिनेटली हमने लास्ट सेशन जब रखा था वो टाइम पे भी हमने कहा था कि वी आर मोर बुलिश इन केस ऑफ कमोडिटी एंड वी हैव सीन ट्रेमेंडस फैबुलस रिटर्न इन कमोडिटी. लाइक बेस मेटल में हमने जबरदस्त डबल डिजिट के रिटर्न 2021 में देखा था. एनर्जी के अंदर तो मतलब जीरो से हीरो की जो कहानी बोलते हैं जनरली हम, तो एनर्जी के अंदर हम जीरो से हीरो की कहानी देखी. लेट इट बी नेचुरल गैस, लेट इट बी क्रूड ऑयल. इनफैक्ट क्रूड में अगर हम देखें बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशन जो 2022 हमने अप्रैल में बनते हुए देखी, अप्रैल और मई में, कि जीरो ऑलमोस्ट था क्रूड ऑयल और जीरो से अब हम ऑलमोस्ट $90 ब्रेंड को छूते हुए देख रहे हैं. नेचुरल गैस भी अगर हम देखें तो $1 से ऑलमोस्ट हमने $5 का लेवल भी क्रॉस कर दिया था. या डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 100 रुपीज से चलते हुए 485 का गेन्स आते हुए देखा. तो आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर एज कम्पेयर टू अदर कमोडिटीज वाज बीन स्लाइटली लैगिंग, बट जिस ढंग से एनवायरमेंट जो बना हुआ है, let it be inflation, let it be geopolitical tension. In last 15 days, we have seen tremendous pressure in global market, whereby North Korea testing their ballistic missile, US and China again started with their cold talk, then Russia and Ukraine both are been slightly having a heated talk. तो एक तरफ geopolitical tension, एक तरफ inflation, economy is trying to recover with COVID effect. So all this make gold and silver more attractive. So I think 2022 की अगर हम बात करें तो in last 20 days only we have seen a very good rally in gold prices from almost 47,500 to testing 48,600 in last 10-12 days. एंड सिल्वर जहाँ पे हमने 60,000 से 65 मतलब 15-20 दिन के अंदर ही देखी थी, देखी है. तो ये जस्ट एक आगाज है कमोडिटी के सुपर साइकिल की जो हम सितंबर 2019 से देख रहे हैं. तो आई थिंक बुलियन पिछले साल थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, बट नाउ इट्स रेडी टू रोर. एंड खास करके सिल्वर, जो एक सिल्वर ETF भी लॉन्च हुई है इंडिया में, तो वो एक दर्शाता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ सिनेरियो 2006 में बना था जब ग्लोबल मार्केट के अंदर आई शेयर ने गोल्ड ETF एंड सिल्वर ETF लॉन्च किया था, एंड उसके बाद हमने एक जबरदस्त तेजी गोल्ड और सिल्वर में देखा था. वैसा ही सिनेरियो अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है संचित. सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्वर ETF के रिगार्डिंग ही था, सो आई थिंक आपने वो आंसर कर दिया. बट स्टिल सर, जिस तरीके से अभी सिल्वर ETF आया, आई थिंक हम सब गोल्ड ETF में जनरली इन्वेस्टमेंट करते आए, लेकिन जब हम सिल्वर ETF की बात करें, सो अभी आपको क्या लगता है सर, इज इट अ गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर अस टू डाइवर्सिफाई? देखिए, मेरा मानना है कि इंडिया
मानने की बात ही नहीं है। हम सब जानते हैं, इंडिया को सोने की चिड़िया कहते हैं। इंडिया को सोने की चिड़िया कहने का मतलब ही ये था कि इंडिया के अंदर वी यूज टू इम्पोर्ट 1000 टन्स ऑफ गोल्ड एवरी ईयर अप टिल 2000। ओवरऑल सोने की चिड़िया हम बोलते हैं। और अप टू 2013 वी यूज टू स्टार्ट इम्पोर्टिंग गोल्ड अराउंड 1000 टन। बट गवर्नमेंट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर ए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। तब जाके 2013 में हमने देखा एक तरफ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना चालू हुआ इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट इंपोर्ट, बिकॉज 1000 टन अगर हम गोल्ड इंपोर्ट करें दैट इज टू बिग। हमारा फॉरेन जो आउटफ्लो है, डॉलर आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया डिजिटल फॉर्म ऑफ बुलियन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाते हैं तो पहला बेनिफिट होता है मेकिंग चार्जेस। आज इंडिया में अक्षय तिथि हो, धनतेरस हो, शादी ब्याह हो, वी यूज टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। ये तो पक्का है, लेना ही है। तो इंडिया में भी जो इन्वेस्टमेंट होता था गोल्ड और सिल्वर में, वो दो वे में होता था। एक होता था इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक होता है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंजम्पशन मीन्स शादी ब्याह में हमें लेना है ज्वेलरी तो लेना ही है। इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो धनतेरस है, हमारे रिचुअल है कि वी हैव टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर। धनतेरस या अक्षय तृतीया पे लेते हैं, बिकॉज इट इज अ रिलीजियस बिलीफ कि अगर हम गोल्ड सिल्वर लेते हैं तो एक प्रॉस्पेरिटी हमारे लाइफ में आती है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझ के 2013 से गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड लॉन्च किया। गोल्ड ईटीएफ पहले भी था और उसमें भी हमने देखा काफी पैसा मूव हुआ। बट सिल्वर के लिए हमारे पास कभी भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। हमको अगर सिल्वर आज लेना है तो वी यूज टू बाय फिजिकल ओनली। तो अब इस चीज को देखते हुए और सिल्वर का जो आउटलुक है, क्योंकि आज आप समझिए कि सिल्वर का एज ए प्रीशियस मेटल तो यूज है ही है, बट एज ए इंडस्ट्रियल मेटल काफी ज्यादा यूज है। आज हम जब ईवीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, इसमें भी सिल्वर का यूज होता है। सोलर पैनल्स में सिल्वर का यूज होता है। तो देर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, मेडिकल में भी सिल्वर का यूज होता है। तो इस चीज को देखकर और आज की डेट में आप कंपेयर कर लीजिए, चाहे कोई भी मेटल से कंपेयर कर लीजिए, सिल्वर इज ट्रूली अंडर परफॉर्मिंग। और इसी चीज को देखते हुए ईटीएफ भी लॉन्च हुए हैं। यहाँ पे आपका मेकिंग चार्ज बढ़ता है, और जब आपका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का है तो डिजिटल फॉर्म में जो अदर चार्जेस है वो बच जाते हैं और रिटर्न या अल्फा अच्छा जनरेट होता है। तो आई थिंक जो ओवरव्यू सिल्वर का लग रहा है मुझे, वो काफी बुलिश है। आई थिंक अगले अगर 1.5 साल की बात करें तो सिल्वर कैन बी नियरली, आई थिंक 1.5 लाख के आसपास भी अगर चांदी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज टुडे रेशियो इज अराउंड 75। इवन एक्सचेंजेस ने भी, मैं इसके बाद अयूब जी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए सिल्वर पे। एक्सचेंजेस ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन बिटवीन। एक्सचेंज में हमने देखा फ्यूचर्स के ऊपर आप हेजिंग के लिए सिल्वर यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। साथ में इंडेक्स भी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। जैसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स प्रोडक्ट है, तो वैसे ही बुलियन इंडेक्स एक लॉन्च हुआ है जहां पे आप गोल्ड और सिल्वर दोनों में एट अ टाइम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। देन जो लोग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अपॉर्चुनिटी, तो उनके लिए सिल्वर में ऑप्शंस भी आ चुका है। तो ईटीएफ भी एक कंप्लीट बकेट बना के देता है कि जो भी जिसका रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, ईटीएफ में आप जा सकते हैं जहाँ पे चार्जेस एज कम्पेयर टू फिजिकल मार्केट इफ यू कंपेयर तो काफी अच्छा है, जो अल्फा अच्छा जनरेट करके देता है एज कम्पेयर टू बाकी जगह पे। तो आई थिंक ओवरऑल आउटलुक सिल्वर लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। और एक्सचेंजेस पे भी हम एज ए इंडेक्स, एज ए ऑप्शंस, एज ए फ्यूचर, सभी तरीके से एवरीथिंग अब आपके पास बुलियन में है। तो आई थिंक जो एक्सचेंज रिलेटेड है अयूब जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, तो ओवर टू अयूब जी। Thank you very much, Ajay sir. I hope my voice is clear. या यू आर क्लियरली ऑडिबल। ओके, सो जैसे अजय सर ने बताया सिल्वर का आउटलुक उनको बुलिश लग रहा है। सो अब जैसे बहुत सारे निवेशक ऐसा है कि भाई मुझे सिल्वर हाजिर बाजार में मैं कहाँ जाके खरीदूंगा, या मुझे सिल्वर में निवेश करना है। तो जैसे ईटीएफ तो बताया, बट एमसीएक्स जो कि भारत का नंबर 1 कमोडिटी एक्सचेंज है, और सोने चांदी में आज वैश्विक लेवल पे जब हम बात करते हैं तो पूरे विश्व में अगर इंडिया के प्राइस की बात आती है तो एमसीएक्स का भाव जो है वो सारे ज्वेलर्स और जितने भी निवेशक हैं वो चांदी और सोने में एमसीएक्स का भाव जो है बेंचमार्क माना जाता है। एमसीएक्स पे
सिल्वर के 3 अलग अलग फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। जैसे 30 किलो चांदी का एक लॉट होता है जो कि फिजिकल डिलीवरेबल भी होता है। अगर आपको उसमें डिलीवरी लेन देन करनी है तो आप 30 किलो में भी कर सकते हैं। किसी को छोटे निवेश में करना है तो 5 किलो का भी एक अलग से सिल्वर मिनी कॉन्ट्रैक्ट रखा है हमने, और 1 किलो का सिल्वर माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट भी है। 2020 तक सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो में डिलीवरीज नहीं था, लेकिन 2020 से हमने सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो में भी फिजिकल डिलीवरीज अलाउड की है। अगर किसी निवेशक को सिल्वर में फ्यूचर्स में सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से पोजीशन लेना है तो वो 10% मार्जिन देके अपनी पोजीशन ले सकता है एमसीएक्स के माध्यम से। जब वो डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहे तो एक्सपायरी के 5 दिन पहले उसको बताना होता है कि मुझे उसे डिलीवरी में कन्वर्ट करना है। एकदम अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो जैसे 28 फरवरी की फॉर एग्जांपल एक्सपायरी है, तो 23 फरवरी को मुझे बताना है कि मुझे इस पर डिलीवरी में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको डिलीवरी में जाना है तो आपको बाकी का 90% पेमेंट करके आप, जैसे डीमेट में आप डिलीवरी लेते हैं, इसी तरह एमसीएक्स का कॉमरिस सिस्टम चलता है, कॉमोडिटी रिसिप्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके माध्यम से आप फिजिकल जो है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको डिलीवरी आपके अकाउंट में जमा मिल जाता है। 1-1 किलो का भी प्रावधान अब हो चुका है जो कि पहले नहीं था। तो जो निवेशक चांदी में निवेश करना चाहते हैं, एक तो फ्यूचर में पोजीशन ले सकते हैं या फिर डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसा अजय सर ने बताया, एमसीएक्स के ऊपर लास्ट ईयर हमने 2020 में सिल्वर मिनी के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू किए हैं। 2018 में हमने सिल्वर रेगुलर के ऑप्शंस, कॉल पुट ऑप्शंस, तेजी या मंदी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अलग अलग प्राइस के ऑप्शंस को अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो फ्यूचर जो था एक भाव था। जैसे एग्जांपल, अगर 65,000 का अगर चांदी का भाव चल रहा है तो मैं 65,000 में बाई या सेल कर सकता हूँ फ्यूचर में। लेकिन जब ऑप्शन की बात आती है तो ऑप्शन जो है वो भावों का भाव है। मतलब आप 65,000 का भाव चल रहा है, लेकिन आप बोलो कि अगर भाई 66,000 आए तब मुझे खरीदना है, या 64,000 में मुझे खरीदना है, या 70,000 आए तो मुझे बेचना है। कोई भी प्राइस का आप लेवान और बेचान कर सकते हैं, तेजी या मंदी का सौदा खड़ा कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको प्रीमियम देना होता है। तो ऑप्शंस के माध्यम से आप सिल्वर मिनी के कॉल पुट ऑप्शंस जो अभी हमने शुरू किए हैं, छोटे लेवल पे हैं, 30 किलो का भी ऑप्शंस अवेलेबल है और सिल्वर मिनी का 5 किलो का भी ऑप्शंस अवेलेबल है, और ये ऑप्शन ऑन फ्यूचर है। तो बेसिक जब हम ऑप्शंस पे काम करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका ध्यान क्या है। आप कॉल और पुट के जरिए आसानी से इसमें निवेश कर सकते हैं, सिल्वर में भी। इसके अलावा एमसीएक्स के ऊपर और भी ऑप्शंस है जिसको हम लोग आगे आगे जैसे हमारा टॉक बढ़ेगा, जैसे 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 अभी सिल्वर की बात हुई, तो आप बुलडेक्स के जरिए भी, क्योंकि अब गोल्ड का 63% वेटेज है और बाकी 37% जो है वो सिल्वर का वेटेज है। पहले ये 66-34 था, अभी हमने 63% और 37% किया है। मतलब सिल्वर का वेटेज बुलियन इंडेक्स में बढ़ाया है। ये बताता है कि अगर किसी को सोने और चांदी में दोनों में इन्वेस्ट करना है तो आप सीधा बुलडेक्स का एक लॉट कर सकते हैं। बुलडेक्स का लॉट साइज 50 का है, मतलब 1 रुपए पे 50 रुपए का इसमें प्लस माइनस होता है। और अगर सोने और चांदी के प्राइस बढ़ेंगे तो बुलडेक्स का प्राइस भी उतने रेशियो में बढ़ेगा, 63% और 37% के रेशियो में। ये चांदी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास एमसीएक्स के माध्यम पे 3 फ्यूचर, 30 किलो, 5 किलो और 1 किलो, 2 ऑप्शंस, 30 किलो का ऑप्शंस कॉल पुट और 5 किलो का ऑप्शंस, और तीसरा जो है वो बुलडेक्स के जरिए आप कर सकते हैं। सबसे बिल्कुल। बड़ा पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे 10% मार्जिन देना है। तो अगर मैं हाजिर में जाऊंगा तो 65,000 मुझे देने पड़ेंगे। वहीं में अगर एमसीएक्स के माध्यम पे करना चाहूंगा तो मैं 6,500 में 1 किलो चांदी का सौदा कर सकता हूँ। ओवर टू यू अजय सर एंड संजीत सर। थैंक यू सो मच अयूब जी।
तो ऑलमोस्ट देखा है। एंड फ्रेंकली देखिए, देर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज लाइक वी मेक इन इक्विटी मार्केट। कमोडिटी में भी जैसे कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी इक्विटी में काफी फेमस है कि हम लोग कैश में स्टॉक लेते हैं और ऊपर के ऑप्शंस को राइट करते हैं। सेम उसी चीज को आप कमोडिटी में भी यूज कर सकते हैं इन केस अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज आई वुड प्रिफर कि देखिए कमोडिटी में कोई डे टू डे ट्रेडिंग एक अलग पार्ट हो जाता है, बट एक थोड़ा सा लंबा व्यू, क्योंकि कमोडिटी एक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है और एक बड़े असेट क्लास को रिप्रेजेंट करती है। तो कमोडिटी में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो आज मैं 18 साल से देख रहा हूँ, कि थोड़ा सा लंबा व्यू लेकर अगर हम इन्वेस्ट करें तो डेट कुड बी वेरी फ्रूटफुल। तो वो होना चाहिए संचित। दैट इज इंटरेस्टिंग सर। मतलब आज हमने जब पहले अपने स्टार्ट आउट किया विद सिल्वर ईटीएफ, सो आई थिंक जिस तरीके सिल्वर ईटीएफ में वोलेटिलिटी है, तो जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं थ्रू एसआईपी मोर इन ईटीएफ, तो अच्छा गेन आउट भी कर सकता है। जिस तरीके से आप सिल्वर का प्रोडक्शन आउट भी कर रहे हो, सिल्वर की जो वोलेटिलिटी है जो मोस्टली लोग कंसर्न आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पार्ट, जैसे कि आयुष सर ने कहा कि हम अगर सिल्वर अगर फिजिकल भी लेना चाहते हैं, so I think commodity CRT जो आप सर ने बताई है, तो आई एम नॉट वेरी गुड इन कमोडिटीज एज वेल सर, पर फाइनली आपने कुछ एक नई चीज मुझे सिखा दी आज कि आप सिल्वर भी यहाँ से ले सकते हैं। सो आयुब सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप ही से था कि जैसे कि आपने बताया कि अगर हम सिल्वर की फिजिकल डिलीवरी लेना चाहते हैं और वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाती है, तो सर इनको अगर बेचना चाहे सो हाउ डू वी गोना सेल इट आउट, इसको हम बेच भी कैसे सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने संचित जी। जनरली जैसे हम लोग शेयर बाई करते हैं तो हमारे डीमेट में शेयर आ जाते हैं, और जब हम बेचते हैं तो हमारे डीमेट से शेयर डेबिट हो जाते हैं और वो पेइंग में चले जाते हैं। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एमसीएक्स के माध्यम से सिल्वर खरीदा हुआ है 1 किलो, 5 किलो या 30 किलो, तो वो आपके कॉमरिस अकाउंट, उसको आप समझ लो कॉमोडिटी का डिमेट अकाउंट। अगर आपको याद नहीं रहे तो कॉमरिस याद रखना है, और जो भी आपके ब्रोकर मेंबर रहेंगे उनको ये पता रहता है। तो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है माल। जैसे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में बाई किया, फरवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपने एग्जांपल 1 किलो बाई कर लिया, और हमारा दूसरा अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, क्योंकि सिल्वर में 2-2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे 2 महीने बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट बेचना है, तो जो आज आपको पे आउट आया है फिजिकल, वही पे आउट आप पेइंग के तौर पे अगले सेटलमेंट में लगा सकते हैं। तो जैसे आज आपको क्रेडिट आया था, उसी तरह आप जब बेचेंगे तब आपका डेबिट हो जाएगा कॉमरिस अकाउंट, और आपके अकाउंट से वो सिल्वर आप सेल भी कर सकते हो। अगर आपको एमसीएक्स पे करना है तो आपको माल अंदर ही रखना है, माल बाहर नहीं निकालना है। अगर आपको फिजिकल में बेचना है तो आप एमसीएक्स का माल फिजिकल में भी बेच सकते हैं। आपको जहां प्राइस अच्छा लगे, एमसीएक्स का प्राइस अच्छा लगता है तो एमसीएक्स पे बेच सकते हैं, हाजिर का प्राइस आपको लगता है अच्छा है तो आप हाजिर में भी बेच सकते हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग सर। तो सर एक चीज और है, जब हम सिल्वर फिजिकल मार्केट में या किसी ज्वेलर से खरीदते हैं तो उसमें चार्जेस जरूर लगते हैं, उसके लेबर चार्जेस। जो सिल्वर हम यहाँ पे खरीदेंगे तो आई थिंक वो हमें स्पॉट प्राइस में मिलेगी और उस पर चार्जेस भी हमें सिर्फ ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, राइट? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, जब हम एक्सचेंज के माध्यम से खरीदते हैं तो हमें क्वालिटी का गारंटी रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाजिर में खरीदते हैं तो क्वालिटी गारंटेड नहीं है, लेकिन आप कौन से ज्वेलर से खरीदते हैं वो मैटर करेगा वहां पे। अगर मैं किसी अननोन जगह से खरीदूंगा तो हो सकता है वहां पे मुझे थोड़ा क्वालिटी में 19-20 आएगा, लेकिन जब मैं एक्सचेंज के माध्यम से खरीदता हूँ सिल्वर, तो मुझे प्योरिटी का एकदम से बोलते हैं ना, एकदम सर्टिफिकेट के साथ मुझे माल मिलता है कि ये एलबीए अप्रूव्ड माल मुझे मिलेगा। और जहां तक सिल्वर केजी का और सिल्वर 5 केजी का सवाल है, 30 किलो में मेकिंग चार्ज नहीं है, लेकिन 1 किलो वाले बार में 400 रुपीज मेकिंग चार्ज फिक्स रहता है, एज अ बायर आपको देना होता है। लेकिन जब आप उसको बेचेंगे तब आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा, तो वो आपका कॉस्ट नहीं है। इट इज जस्ट अ मेकिंग चार्ज एट द टाइम ऑफ बाइंग। जब आप सेलिंग करते हैं तो वो आपको रिवर्स मिलता है। तो जब भी आप एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड करते हैं, आपको कॉस्टिंग में ये देखना है, एमसीएक्स प्राइस प्लस जीएसटी जो कि 3% लगता है गोल्ड और सिल्वर में, प्लस आपके जो ब्रोकर है उनका जो डिलीवरी ब्रोकरेज होगा वो आपको ऐड करना है। मोटा मोटी आप जब एमसीएक्स से बात करेंगे या एमसीएक्स से ट्रेड लेंगे
तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको एमसीएक्स से इंपोर्टेड सिल्वर मिलेगी, और आपको हाजिर बाजार में जब भाव देखना है तो वहां पे भी आप इंपोर्टेड सिल्वर का भाव देखें। नहीं तो क्या होगा, आप लोकल में लोकल सिल्वर का भाव देखेंगे और एमसीएक्स में इंपोर्टेड सिल्वर का भाव देखेंगे, तो उसमें क्वालिटी वेरिएशंस का डिफरेंस पड़ सकता है। तो जब भी आप कंपेयर करें तो भाव टू भाव करें और बिल का भाव लेना है, क्योंकि हाजिर बाजार में क्या होता है, बिल और विदाउट बिल के भाव भी चलते हैं। प्लस हाजिर में चोरसा करके आता है, हालांकि वो प्योर चांदी नहीं होती है, लेकिन चांदी हम लोग बोलते चांदी है, लेकिन वो प्योर नहीं होती है। इसके अलावा लोकल और इंपोर्टेड चांदी भी आती है। तो हमें ये भी देखना है कि जब हम कंपेयर करें, हमें बिल का भाव लेना है, इंपोर्टेड चांदी का भाव लेना है और जीएसटी एक्स्ट्रा का भाव लेना है। अगर ये तीन करते हैं और एमसीएक्स के माध्यम से हमें अच्छा भाव मिलता है, तो हमें जहाँ कम मिले वहां पे खरीदना है, जहाँ पे ज्यादा भाव मिले वहां पे बेचना है। ओवर टू यू संचित जी। दैट इज इंटरेस्टिंग। तो सर एक फायदा ये एक और हो गया अपने को, अगर अपन एमसीएक्स से ही ले रहे हैं तो आई थिंक अपनी स्टोरेज कॉस्ट जो रहती है या जो रिस्क रहती है वो खत्म हो जाएगी अगर मैं डायरेक्टली एमसीएक्स से लूँ तो। बिल्कुल, अगर आप फ्यूचर लेते हैं, जब तक आपका फ्यूचर पोजीशन डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तब तक आपका स्टोरेज कॉस्ट बच जाता है। लेकिन जब आप फ्यूचर डिलीवरी में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे आपको स्टोरेज कॉस्ट लगेगा। जब तक आप फ्यूचर पोजीशन में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो वहां पे आपको डिलीवरी का और स्टोरेज कॉस्ट लगेगा नहीं। एग्जाम्पल, आज 22 जनवरी है, मैंने 28 फरवरी का फ्यूचर बाय कर रखा है, तो 28 फरवरी तक मुझे कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगेगा। हाँ, मैं अगर 28 फरवरी को मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी में कन्वर्ट करूंगा तभी मुझे एक्स्ट्रा जो भी कॉस्टिंग है डिलीवरी की, जैसे मैंने बताया 3% जीएसटी या डिलीवरी ब्रोकरेज या 400 रुपया मेकिंग चार्ज, अगर मैं डिलीवरी कन्वर्ट करता हूँ तभी लगेगा। अगर मैं उसको अप्रैल में कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ, कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट बाई है मेरा, उसको सेल कर दूं और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में नए बाई कर लूं, उसको बोलते हैं फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड। तो अगर मैं फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो मुझे स्टोरेज भी नहीं लगेगा, मुझे डिलीवरी का एक्सपेंस भी नहीं लगेगा, और मेरा सिल्वर का पोजीशन इंटेक रहेगा लॉन्ग का लॉन्ग। बट उसमें हमें ये देखना है 2 महीने का जो बदला होता है वो आपका एक कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि आप फरवरी से अप्रैल में रोल ओवर कर रहे हैं। ओवर टू यू संजीत जी। बट आई थिंक अयूब जी, अगर हम जो कॉस्ट की बात करते हैं, रोल ओवर कॉस्ट की, तो दैट इज अ प्रूडेंट चार्जेस। क्योंकि आज जब आप रोल ओवर करते हो यू आर बाइंग अ टाइम, और जब हम टाइम को बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कॉस्ट और बाकी चीजें भी रहती है। तो आप चाहे फिजिकल में बाय करते हो चाहे फ्यूचर पे देख रहे, रोल ओवर कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं उसको कॉस्ट के रूप में नहीं लूंगा, वो एक फैसिलिटी है, आपको उतना टाइम मिल रहा है। एंड सेकेंडली जब हम फिजिकल में देखिए, होता क्या है, जब आज लैंडलाइन है, हमने मोबाइल को देखा और मोबाइल से दूर भागे, बट हमने देखा कि मोबाइल को अडॉप्ट करने के बाद देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, बेनिफिट्स काफी है। ठीक है, बेनिफिट के साथ थोड़े बहुत हम बोलते हैं कि एडिक्शन है, वो अलग बात है, बट हम देखते हैं बेनिफिट है। वैसे ही आज एक्सचेंज के रोल को अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम मिस आउट कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम बुलियन के बाद अब शिफ्ट करते हैं एनर्जी मार्केट। तो आई थिंक जैसे जब हम कमोडिटी आउटलुक 2022 की बात करते हैं तो एनर्जी इज अगेन इन अ लाइमलाइट। इन 2021 वी हैव सीन क्रूड प्राइजेस, जो मैं बता भी रहा था कि जीरो से हीरो, वी हैव सीन क्रूड प्राइजेस मूविंग टुवर्ड्स ऑलमोस्ट जीरो इन 2020 बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशन। जनरली होता नहीं है, बट ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा पैंडेमिक के बाद एवरीथिंग गॉट लॉकडाउन, energy demand crashed down, supply was continuously pumping, that has made crude to test zero almost, या negative बोल सकते हैं, but that was just a flick trade in short. From zero to hero means $90 का गेन, जो अब तक अगर हम देखें तो काफी बड़ा गेन रहा। Even in case of natural gas, in case of coal, even you have heard about coal crisis in China, gas crisis in Europe, जो अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट इंडिया में भी कुछ ऐसी हवा बनने लग गई कि जैसे चाइना में क्राइसिस है, आप बिजली को बचाइए, दिवाली के आसपास की बात है अगर आपको ध्यान हो तो हमने देखा एनर्जी काउंटर की भी अगर हम कंपैरिजन की बात करें क्या रिटर्न्स मिले हैं, तो इसमें भी काफी फेबुलस रिटर्न मिले हैं।
इनफैक्ट एक्सचेंज के ऊपर अब तो ऑप्शन भी लॉन्च हो गए हैं, क्योंकि जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं उनको पता है कि ऑप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनर्जी इंडेक्स की, तो एमसीएक्स पे एनर्जी इंडेक्स है जिसने करीबन 61% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है। वहीं एमसीएक्स गोल्ड सॉरी एमसीएक्स क्रूड की बात करूं मैं, तो अराउंड 64%, एंड नेचुरल गैस की बात करूं तो अराउंड 65%। इन बिटवीन हमने देखा क्रूड जो मल्टी ईयर हाइस पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं नेचुरल गैस में भी हमने 485 का हाई लगाते हुए देखा। राइट नाउ इट्स वेरी क्लोज टू 300। तो आई थिंक 2022 इज गोइंग टू बी अगेन ए इम्पोर्टेंट, बोल सकते हैं हम, मार्कडाउन फॉर एनर्जी। बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी इज स्टार्टिंग रिवाइविंग। जो सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही, इकोनॉमी को संभालने की कोशिश की जा रही है, वहां पे हम देख रहे हैं कि क्रूड काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज एनर्जी बाइट जब लगता है, इनफैक्ट वी हैव सीन कि यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन की एक स्पीच में ये भी बताया था कि जो इन्फ्लेशन है दैट इज एनर्जी इन्फ्लेशन। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल काफी मतलब लाइफ टाइम हाई पे आ गए। हमने पेट्रोल 120 तक भी टेस्ट होते हुए देखा है। तो आई थिंक 2022 इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज वन साइड वी आर डिमांड, ग्लोबल डिमांड इज अगेन इंप्रूविंग। वी कैन सी 100 बिलियन बैरल का जो कंजम्पशन है वो पार हो सकता है, बिकॉज इकोनॉमी इज नाउ ओपनिंग अप। ऑन दी अदर साइड हमने कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन बिल्ट होते हुए देखा। हमने ये भी देखा ओपेक इज नाउ स्टार्टेड पंपिंग फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स अराउंड 4 मिलियन बैरल, विच कैन स्लाइटली कूल ऑफ दिस हीट। बट 4 मिलियन बैरल अगेंस्ट द डिमांड इज नॉट अ बैलेंसिंग। बट इन ऑल हम बोल सकते हैं कि सभी कंट्री का ध्यान क्रूड ऑयल के प्राइजेस पे है। बिकॉज अगर एनर्जी प्राइजेस ऊपर रहता है, क्योंकि क्रूड एक डुअल इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इकोनॉमी जब बढ़ रही है तो हम देखते हैं क्रूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है, दैट इज अ साइन ऑफ रिकवरी, साइन ऑफ इम्प्रूविंग इकोनॉमी। बट एक हद के बाद जब क्रूड बढ़ जाता है तो वही इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। नवंबर में हमने देखा काफी कंट्रीज ने रिजर्व्स निकालने की बातें की, जिसके बाद $84 से $62 तक का क्रैश आते हुए देखा। एंड मे बी बाय फरवरी मार्च हम ग्लोबल मार्केट में सप्लाई सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हुए देखेंगे। तो आई थिंक अपसाइड थोड़ा सा कैप रहेगा। मे बी वी कैन सी प्राइजेस बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई कंसर्न, अराउंड 92 93 ऑलमोस्ट जा सकता है। बट इन ऑल आई एम नॉट सो मच बुलिश इन केस ऑफ एनर्जी, बिकॉज जो भी हाइप बनना था वो हमने दोनों प्राइजेस में देख चुके हैं, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के प्राइजेस में। तो आई थिंक संचित, एनर्जी से रिलेटेड कुछ है तो वी कैन टेक इट एनर्जी, अदरवाइज वी कैन मूव टुवर्ड्स मेटल। जरूर सर, पर एनर्जी से रिलेटेड अभी एज सच मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है। जैसे ही आते मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले इस बार रूम को रीसेट भी कर देते हैं। सो गाइज, वेलकम टू आवर क्लब, द इंडियन स्टॉक मार्केट क्लब। आज हम लोग डिस्कस आउट कर रहे हैं कमोडिटीज आउटलुक इन 2022, यानी कि इस साल में कमोडिटीज क्या रुख दिखा सकता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो एग्री कमोडिटीज हो या नॉन एग्री कमोडिटीज हो। सो अगर आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है कमोडिटीज से रिगार्डिंग एनीथिंग, हमारे बीच में आज अजय सर है। ही इज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट कमोडिटी एडवाइजर एज वेल। उनका साथ देने के लिए हमारे साथ एमसीएक्स से आयुब सर भी है। तो जो भी आपके क्वेश्चन है आप फटाफट से हैंड रेज करिए, ऊपर आके अपने जो भी बेसिक क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द कमोडिटीज मार्केट आप पूछ सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन और एक गाइडेंस मिल सकती है लर्निंग के तौर पे। So that is what session is about. So I think Ajay sir and Ayub sir, one interesting question I have also come across कि सर जैसे कि अभी हमने देखा कि गोल्ड, सॉरी, व्हाट वी से इन डॉलर्स, डॉलर्स का कमोडिटीज पे क्या इम्पैक्ट है। आई थिंक जिस तरीके से अभी डॉलर्स अपना देख रहे हैं कि 74 पे था, पहले स्ट्रगल आउट, सडनली 76 पे गया, वापस से 74 पे आ गए, स्ट्रगल आउट कर रहा है। सो इसका कमोडिटीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? यस अजय सर। या सी, जब हम डॉलर की बात करते हैं तो देयर आर टू पार्ट। पहला, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वन इज इंडियन रूपी एंड दूसरा है डॉलर इंडेक्स। देखिए, जनरली हम देखते हैं कमोडिटी एंड डॉलर इंडेक्स आर इनवर्सली कोरिलेटेड। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल में राइट नाउ इट्स अराउंड 9550। वी हैव सीन लास्ट ईयर डॉलर इंडेक्स मूव फ्रॉम 89 टू ऑलमोस्ट 97। तो वेन एवर डॉलर इंडेक्स में अगर गेन्स दिखते हैं तो इट्स
वी कैन से इन्वर्सली कोरिलेटेड विद कमोडिटी। जनरली गोल्ड से हम लोग कोरिलेट करके देखते हैं कि कोई भी कमोडिटी है वो डॉलर डिनोमिनेटेड रहती है तो उसका इम्पैक्ट। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूएसडी आईएनआर, या हम बोल सकते हैं इंडियन रुपी। अब होता क्या है, इंडिया फॉर एग्जांपल क्रूड हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब क्रूड रुपी इज काफी फैक्टर्स को इम्पैक्ट करती है। टेक एग्जांपल, राइट नाउ रुपीज अराउंड लेट्स से 74.50। बजट है सामने, थोड़ा सा बजट के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल भी बना हुआ है। इक्विटी मार्केट में हमने नवंबर में काफी आउटफ्लो भी होते हुए देखा है। तो that has created slight weakness in rupee, and we have seen rupee move towards let's say 75, 50, 76 के नियर बाय हमने जाते हुए देखा। तो जब भी करेंसी हमारी करेंसी वीक होती है तो जो भी कमोडिटी डोमेस्टिक मार्केट में कोट होती है वो कॉस्टली हो जाती है। बिकॉज गोल्ड वी इंपोर्ट, क्रूड वी इंपोर्ट, एडिबल ऑयल वी इंपोर्ट। तो जब भी हमारी करेंसी लेट से 74 से 76 की तरफ मूव करती है तो अवर इंपोर्ट गेट कॉस्टलियर। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन पड़ता है। सेकेंडली, इंडिया एज ए एक्सपोर्टिंग कंट्री, नो डाउट जब रुपी वीक होता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स काफी अट्रैक्टिव लेवल पे पहुंच जाते हैं। हमने देखा जो गवर्नमेंट ने 400 बिलियन का टारगेट रखा था वो इजीली अचीवेबल इस बार लग रहा है, और रिकॉर्ड 2011 के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स काफी शानदार दिख रहे हैं। बट अगर कंटिन्यू रुपी हमारा वीक होता रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं है। तो आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवेन करती है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर वी हैव सीन व्हेन रुपी वाज अराउंड लेट्स से 76, आरबीआई स्टार्टेड इंटरवेनिंग, और हमने देखा कि 73-80 तक लास्ट वीक तक हमने रुपी को स्ट्रेंथनिंग होते हुए देखा। तो ऐसे आरबीआई भी इंटरवेन करती रहती है। तो हमको दोनों चीज देखनी है, वेयर रुपी स्टैंडिंग एंड रुपी का आउटफ्लो या रुपी का मूव किस तरफ है, क्योंकि वो भी कमोडिटी को इम्पैक्ट करेगी जो ग्लोबल मार्केट कमोडिटीज है। एंड ग्लोबली अगर आपको देखना है तो डॉलर इंडेक्स को आपको ध्यान देना है। बिकॉज जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है, डॉलर इंडेक्स में यूएस करेंसी विद अदर कमोडिटीज हम कंपेयर करते हैं, तो जब भी डॉलर में तेजी आती है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर इन सब में पड़ता है। टेक ए रिसेंट एग्जांपल, यूएस इज एक्सपेक्टिंग अ इंटरेस्ट रेट हाइक इन 2022। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक फेड की मीट है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्च में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो दैट विल गिव स्ट्रेंथ टू यूएस इकोनॉमी, और यूएस इकोनॉमी बढ़ती है इसका मतलब डॉलर स्ट्रेंथ करेगा। डॉलर स्ट्रेंथ करेगा तो दैट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। तो वहां पे हम कमोडिटी के प्राइसेस में एक फॉल आते हुए देखेंगे। बट अब आपका कहना होगा कि रिसेंटली हमने देखा कि डॉलर में तो कोई गिरावट आई नहीं ज्यादा, बट सोने चांदी में जबरदस्त तेजी आ गई। बिकॉज देर आर मल्टीपल फैक्टर इन कमोडिटी मार्केट। वन साइड डॉलर भी इंपैक्ट करता है, दूसरी साइड हम देखते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन। जिस ढंग से रशिया यूक्रेन के बीच में कंसर्न्स बना हुआ है, यूएस और चाइना के बीच में अगेन ट्रेड वॉर बोल सकते हैं या कोल्ड वॉर जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जब भी कुछ अनसर्टेनिटी बनती, इक्विटी मार्केट में वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है, इक्विटी मार्केट में जब फॉल आता है तो ये सब गोल्ड को एज ए सेफ हेवन दिखते हैं। तो देर आर वेरियस फैक्टर, बट हाँ, डॉलर एंड कमोडिटीज आर इनवर्सली कोरिलेटेड। एंड ऑन डोमेस्टिक साइड रुपी भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब रुपी में वीकनिंग होता है हमारे एक्सपोर्ट इंप्रूव हो जाते हैं, हमारे इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाते हैं। जब रुपी स्ट्रेंथ होती है तो हमारे इंपोर्ट्स चीपर हो जाते हैं, जबकि हमारे एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट होता है। संजीव। दैट इज इंटरेस्टिंग। आई थिंक हमारे बीच में राज आए हैं। आई थिंक ही हैज अ क्वेश्चन एज वेल। हाय राज, प्लीज Yeah, sir. कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। Sir, actually, my question is not regarding the discussion, but yes, commodity regarding, sir. I am living in Rajasthan and from a village. तो सर मैं देखता हूँ कि कमोडिटीज जैसे व्हीट है, मस्टर्ड है, चना है, ये सारी कमोडिटीज जो भी हम एग्रीकल्चर में करते हैं, हमारे सभी गांव वाले जब उनको बेचते हैं तो बहुत घाटे में हम बेच देते हैं, और पता लगता है कि 1 महीने बाद वो सारी कमोडिटीज के दाम बढ़ गए, और फिर हम सोचते हैं कि यार इतना लॉस हो गया। तो हम इसको कैसे थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं सर? थोड़ा इसके ऊपर आप अगर हो सकता है फोकस करिए प्लीज। तो आई थिंक संचित इसके लिए अयूब जी एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कॉटन को लेकर। बिकॉज एमसेक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज जहां पे कॉटन में ट्रेड होता है, और एज ए फार्मर या एज ए फिजिकल ट्रेडर एक्सचेंज का कैसे आप राज यूज कर सकते हैं, ये मैं एक अच्छे एग्जांपल या केस स्टडी के साथ अयूब जी को रिक्वेस्ट करूंगा बताने के लिए। ओवर टू अयूब जी।
थैंक यू मिस्टर राज फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारे देश में अगर हम बात कर रहे हैं वायदा बाजार की, जो कमोडिटी मार्केट्स हैं उसे वायदा बाजार के तौर पे जाना जाता है। और ये वायदा बाजार 1875 से हमारे देश में कार्यरत थे, बट अलग अलग समय पे उसे फिर आगे नहीं बढ़ाया गया था। 2002 में जब एनडीए गवर्नमेंट थी, तब हम लोग वैश्विक बाजार में जब ग्लोबल मार्केट्स में जाए थे, तो हमारे वीट का कोई प्राइस हमारे पास नहीं था, एक प्राइस नहीं था, अलग अलग मंडियों के अलग अलग प्राइस थे। और उसके चलते सरकार ने 2003 में ऑनलाइन कमोडिटीज मार्केट को, जैसे शेयर मार्केट चल रहा है इसी तरह ऑनलाइन कमोडिटीज मार्केट को शुरू करने का परमिशन दिया। तब फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एफएमसी इसका रेगुलेटर हुआ करता था। 2015 से सेबी के अंडर में कमोडिटी मार्केट आया है। ये एक मैंने बैकग्राउंड इसलिए आपको दिया कि कमोडिटी वायदा बाजार है क्या और इसको क्यों बनाया गया है। जैसे आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि जब किसान बुझाई करता है तब प्राइस अलग होता है, तब भाव ऊपर होते हैं। लेकिन जब उसके पास प्रोडक्ट तैयार होके आती है मार्केट में, तब दाम निकल जाते हैं या उसके बेचने के बाद दाम बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑन सीजन और ऑफ सीजन। जब पिक अराइवल होती है तब प्राइस घट जाते हैं, और जैसे ही अराइवल का प्रेशर कम होता है प्राइस बढ़ने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम देख रहे हैं कपास में, कॉटन में इस साल बहुत भारी तेजी हमने देखी, करीब करीब 10,000 रुपए क्विंटल के ऊपर प्राइस चला गया। अब ये तेजी के पीछे क्या कारण है, तो बताया जाएगा कि भी वैश्विक मार्केट में जो है काफी ऊपर है। इसके अलावा कॉटन यार्न की डिमांड अच्छी है। इसके अलावा जो फसल हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम फसल आई है। अब ये सब पता कैसे चलेगा कि कितना प्राइस हो रहा है फ्यूचर्स मार्केट में। तो फ्यूचर्स मार्केट जो कि वायदा बाजार के तौर पे जा रहा है, आप जब भी हाजिर बाजार में अपना फसल बेचें, आप सबसे पहले, और अब तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम जी रहे हैं, बहुत आसान तरीका है, आप एमसीएक्स या जितने भी हमारे दूसरे एक्सचेंजेस हैं, एनसीडीईएक्स जो कि एग्री कमोडिटीज के लिए काफी पॉपुलर भी है, आप उनके एक्सचेंज पे, एमसीएक्स पे और एनसीडीएक्स पे आप प्राइस का पता लगाएं कि वहां पे क्या प्राइस चल रही है। भले आपको वो प्राइस मिले ना मिले, लेकिन एटलीस्ट आप बिल्कुल अवगत हो जाएंगे कि अभी मार्केट का ये प्राइस चल रहा है। इसके अलावा जैसे हम अगर कपास की बात करते हैं, तो एक साल पहले का प्राइस डिसाइड होता है। जैसे अप्रैल 2022 का कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने, मतलब पिछले साल 2021 में शुरू हो गया था। तो जो भी किसान भाई होते हैं वो वायदा बाजार में अपनी फसल को बेच के हैजिंग कर सकते हैं। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मेरा इसमें 8,000 का प्राइस मिलता है या 9,000 का प्राइस मिलता है, तो एक्सचेंज के माध्यम से वो प्राइस वो हासिल कर सकते हैं। और मुझे बहुत ही, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि 2011 से पहले जब एमसीएक्स ने कॉटन वायदा बाजार की शुरुआत की थी, उससे पहले भारतीय वायदा बाजार में रुई का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करता था। हमारे जितने भी जीनर्स भाई हैं या जो स्पिनर्स हैं या ट्रेडर्स हैं कॉटन के, या एक्सपोर्ट हम बहुत करते हैं कॉटन को, तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे उनके लिए कोई हैजिंग मैकेनिज्म नहीं था। उन्हें आईसीई जो न्यूयॉर्क कॉटन बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज के प्राइस को देखना पड़ता था और वो वहां पे हेज करते थे। अब क्योंकि एमसीएक्स जो है इंडिया का है, रेगुलेटेड है, और पिछले 10 सालों से ये मेहनत करके आज हमने उसको बेंचमार्क बना दिया है। तेजी मंदी देखिए, कोई भी बिजनेस होगा उसमें तेजी और मंदी दोनों आती है। मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन से हो सकता है अलग भी होगा, लेकिन जब 2020 में मार्च में कोरोना एकदम से आया, तब कॉटन के प्राइस एक टाइम 14,000 के नीचे चले गए थे पर बेल। मैं पर बेल की बात कर रहा हूँ, 14,000 के नीचे चले गए थे। आज वो रेट जब 36,000 हो गया है, तो लोग बोलते हैं इसमें सट्टेबाजी हो रही है या इसमें प्राइस वायदा के कारण बढ़ रहे हैं। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि जब वायदा में प्राइस नीचे जाते हैं तब वो कहाँ चले जाते हैं? तब उनको वायदा बाजार अच्छा लगता है क्योंकि सस्ता दाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दाम बढ़ते हैं तभी वायदा को आपको उंगली करते हैं या उस पे आप सवाल या निशान उठाते हैं।
तो जब भी देखिए तेजी और मंदी ये कोई वायदा बाजार से नहीं होती है। वायदा बाजार जैसे पुराने जमाने में मैसेंजर हुआ करते थे, आपको आगे क्या आने वाला है उसका अंदेशा देते हैं, क्योंकि हम कोई प्रिडिक्टर है नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो वायदा बाजार का जो मैकेनिज्म है वो एक मैसेंजर का मैकेनिज्म है, जहाँ पे बायर, सेलर, ट्रेडर, प्रोड्यूसर सभी लोग मिलके एक प्राइस डिसाइड करते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे एक, क्योंकि अभी ये बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है कॉटन का, तो मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि जब मार्केट 25,000 पे चल रहा था, 20,000 एवरेज प्राइस था, जब मार्केट 25,000 पे चल रहा था और जब 80 सेंट का यूएस फटा, तब क्या किसी मिल को किसी ने रोका था बाई करने से? जी नहीं। आप हेजिंग नहीं करते हैं, आप वायदा का फायदा नहीं उठाते हैं, या जब प्राइस बढ़ जाती है तब हमें लगता है कि ओके हम तो पीछे रह गए हैं। ओवर टू यू अजय तो सर। मैं इसको इन शॉर्ट ये बोल सकता हूँ, देखिए जैसे राज साहब का जो सवाल था उसको मैं अगर इन शॉर्ट एक एग्जांपल में दे सकता हूँ, कैसे फार्मर भी यूज कर सकते हैं, हम लोग भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एज ए कंज्यूमर की बात करता हूँ। आई एम एक्सपेक्ट, मुझे ये मालूम है कि मेरे घर में शादी है नवंबर मंथ में और मुझे गोल्ड बाय करना है। तो या सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप खुद इस चीज को कोरिलेट करके देखिए कि मेरी डॉटर है 10 साल की। मैंने प्लान किया कि मेरी डॉटर की जब शादी होगी तो इंडिया में ट्रेडिशन है कि हम गोल्ड ज्वेलरी देते हैं या गोल्ड ज्वेलरी उसको बना के देंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग के 15 साल बाद उसकी शादी होने वाली है और मुझे गोल्ड ज्वेलरी देनी है। होता क्या है कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, हम गोल्ड फिजिकल, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो सिमिलरली हम दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में हम लोग ट्रेड करते हैं। बट एग्री की बात करें तो एग्री में आप एज ए कंज्यूमर, जैसे राज सर का जवाब क्वेश्चन था, तो हम लोग 2-3 तरीके से देते हैं। जब हम लोग सोइंग कर रहे, जैसे मस्टर्ड की सोइंग हो रही थी, तब भाव चल रहा था 8500। एट दैट टाइम आप ऑप्शंस के अंदर, एग्री कमोडिटी में भी ऑप्शन लॉन्च हो चुके हैं, एग्री कमोडिटी में फ्यूचर्स भी है, आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट इन एडवांस बेच सकते हैं, मतलब प्राइस लॉक कर सकते हैं। और जब मार्च में नया फसल आएगा, लेट से प्राइसेस गिर के 6500 आता है, तो वॉट एवर द लॉस यू आर फेसिंग इन फिजिकल मार्केट, वो लॉस आप फ्यूचर से गुड करके ले सकते हैं। सिमिलरली इफ सपोज आप फिजिकल ट्रेडर है, आपने कभी भी कोई माल इंपोर्ट किया है या फिजिकल मार्केट में आपने बाय किया है, आपको डर ये रहता है कल को अगर भाव टूट जाएगा तो मुझे कंसर्न्स है। तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल मार्केट में लेट से अपने एक एग्जांपल लेते हैं कॉटन का ही। कॉटन मैंने सपोज एमसीएक्स पे फिजिकल मार्केट में लेट से 36,000 में ले लिया, मुझे कंसर्न है कल को भाव टूटेगा तो आई कैन, मेरे लिए लॉस हो जाएगा। तो आप एक्सचेंज के ऊपर उसको सेल करके, मतलब हेज करके काम कर सकते हैं। इफ सपोज यू आर ए ज्वेलर, आप ज्वेलर है, गोल्ड आपने बाय कर रखा है, तो आपको डर क्या लगता है, कल को अगर गोल्ड 48,000 से गिरकर 40,000 हो जाएगा तो डेट मीन्स मुझे लॉस हो सकता है। तो आप एक्सचेंज के ऊपर आप हेज कर सकते हैं, सो दैट आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो ऑपरेशनल से कमा पाए, ना कि प्राइस फ्लक्चुएशन से। इसी के बीच मैं फर्दर एक नेक्स्ट कमोडिटी कॉम्प्लेक्स बेस मेटल को ऐड करता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, मैं थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चले गया था, बट वापस लौटते हुए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जो मैं मेरे डॉटर का बता रहा हूँ। ये मेरी डॉटर है और आई एम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइजेस, सॉरी, आई एम एक्सपेक्टिंग के उसकी शादी के टाइम पे मैं उसको लेट से कुछ गोल्ड देने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं फॉर अ सेक ऑफ 10-15 ईयर्स। उसका एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है और वो अमाउंट को हम लोग मार्केट में बेचकर गोल्ड या गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के हमारी डॉटर को देते हैं। तो फ्रैंकली 10-15 साल पहले अगर मैं एसआईपी इन गोल्ड की बात करूं, एसआईपी इन सिल्वर ईटीएफ की बात करूं, तो मेरे लिए ये मतलब सपने जैसा था। बट आज, क्योंकि आप देखिए जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मींस राइज इन कमोडिटी प्राइसेस, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करके। मैं इक्विटी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इक्विटी में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है
कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। बट इन्फ्लेशन होता किस चीज से है? इन्फ्लेशन का मतलब ही है राइज इन कमोडिटी प्राइसेस। तो डायरेक्टली यू कैन इन्वेस्ट इन कमोडिटी। संजीत, ओवर टू यू। एक बार रीसेट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे क्विकली जंप करते हैं। जरूर सर, जरूर। सो गाइस, वेलकम टू आवर क्लब, द इंडियन स्टॉक मार्केट क्लब। आज हम यहाँ पे डिस्कस आउट कर रहे हैं कमोडिटीज आउटलुक इन 2022, यानी कि इस साल में कमोडिटीज क्या रूप दिखा सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो एग्री हो या नॉन एग्री कमोडिटीज हो। तो अगर आपके इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, एनी क्वेश्चंस अगर आपको है, तो आप डायरेक्टली हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे बीच में मिस्टर अजय केडिया सर है, जो वन ऑफ द बेस्ट अवॉर्डेड कमोडिटी एडवाइजर भी है। एंड हमारे साथ में आयुब सर भी है, जो MCX से पूरा कमोडिटीज मार्केट को लुकआउट करते हैं। दे मैनेजेस द बिजनेस मॉडल पार्ट ऑफ दैट, और साथ ही साथ उसके कमोडिटीज सेगमेंट्स में भी वो वर्कआउट करते हैं। सो इसी के सिलसिले में अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो यू डायरेक्टली रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन ऑन दैट फ्रंट पार्ट। टिल दैट टाइम अगर अजय सर आते हैं, मैं आयुब सर आपसे एक क्वेश्चन आंसर करता हूँ, देन मुगन सर जी, शान मुगन, शान सर, आई संचित थिंक आपका शॉर्ट मैं नेम मुझे ज़्यादा इजी रहेगा, शान सर जी। मैं आपके पास क्वेश्चन करने आता हूँ। सो आयुब सर, यस जैसे कि आपने बताया कि कमोडिटीज में MCX में हम फिजिकल डिलीवरी लुकआउट कर सकते हैं, हम इजीली वो कर सकते हैं, राइट? तो सर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम में आता है कि इनमें लिक्विडिटी क्या है। जैसे कि आपने बताया कि सिल्वर में अब ऑप्शंस भी आ गए, तो क्या इन यस ऑप्शंस में लिक्विडिटी है प्रॉपर, जैसे कि अपने निफ्टीज और बैंक निफ्टीज? बिल्कुल। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस किया है। लिक्विडिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि एक्सचेंज पे एक दिन का करीब करीब 25 से 30 हजार करोड़ का कामकाज होता है। यस, ये हर्ड करेक्टली। एक्सचेंज पे सिंगल साइड 25 से 30 हजार करोड़ का काम डेली होता है, एवरेज डेली, जिसमें बहुत सारी कमोडिटीज है हमारे पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिल्वर, गोल्ड हो गया। इसके अलावा ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, तो MCX पे हमने अभी रिसेंटली 14 जनवरी को, मतलब पिछले हफ्ते, जब उत्तरायण का, मकर संक्रांत का दिन था, लोहरी का दिन था, उसी दिन क्रूड ऑयल ऑप्शंस का एक्सपायरी था। तो क्रूड ऑयल के ऑप्शंस 100 रुपीस की स्ट्राइक्स में बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी MCX के ऊपर काफी ट्रैक्शन मिला है। जैसे लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में काम करते हैं, उसी तरह आप MCX के ऊपर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, जो NG के ऑप्शंस हमने इसी वीक 17 जनवरी से शुरू किए हैं। तो जो मेरा पॉइंट ये था कि हम लोग फ्यूचर्स में करीब 25 से 30 हजार करोड़ का सिंगल साइड टर्नओवर कर रहे हैं। उसी तरह MCX के ऊपर ऑप्शंस में भी, कॉल पुट ऑप्शंस में भी क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस को मिला के, कॉपर और निकल को मिला के करीब करीब हमने 20 हजार करोड़ का टर्नओवर उसमें भी किया है। तो काफी अच्छा लिक्विडिटी आपको। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में, मैं यहाँ पे एक, क्योंकि एनर्जी कॉम्प्लेक्स पे बात हो रहा था, तो मैं यहाँ पे दो चीज खास बताना चाहूंगा MCX के ऊपर क्रूड और NG ऑप्शंस को लेके। देखिए, क्रूड में 50-50 रुपए की स्ट्राइक इंटरवल है, लेकिन आपको जो काम करना है वो 100 रुपए की स्ट्राइक्स में करना है, क्योंकि 100 रुपए वाली स्ट्राइक जो है ज्यादा लिक्विड है। इसी तरह NG के जो ऑप्शंस है, उसमें हमने 5 रुपए की स्ट्राइक इंटरवल रखी है, लेकिन जो ज्यादा लिक्विडिटी हमने देखी पिछले 5 दिन में, वो 10-10 रुपए की स्ट्राइक्स में काफी अच्छी लिक्विडिटी हमें मिलती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट जो है वो 100 और 10 के मल्टीपल्स में अच्छा काम कर रहा है, ये हमें नॉलेज मिली है, और ये नॉलेज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो अगर आप ऑप्शंस के थ्रू कारोबार करना चाहते हैं, तो आप MCX के क्रूड और NG के ऑप्शंस, जैसे एक अभी व्हाट्सएप भी काफी चला था एक स्टेटस कि ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है, जैसे करण और अर्जुन की जोड़ी, गीता सीता की जोड़ी, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी की जोड़ी, इसी तरह MCX में क्रूड और NG ऑप्शंस की जोड़ी है। तो आप सभी से NG ऑप्शंस और क्रूड ऑप्शंस में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको एनर्जी सेक्टर में अगर आपको एक्सपोजर लेना है, तो MCX ने एनर्जी इंडेक्स भी लॉन्च कर रखा है। ये साल हमने 7 अक्टूबर को, मतलब 2021 में, अब तो ये साल नहीं बोल सकते, लास्ट ईयर हमने 7 अक्टूबर को हमने एनर्जी इंडेक्स भी लॉन्च किया है, और उसका वेटेज ये साल हमने बहुत रिवैम्प किया है, चेंज किया है। पिछले साल 75 और 25% का क्रूड और NG का रेशियो था। एनर्जी डेक्स में इस साल हमने
51% क्रूड कर दिया है और 49% जो है एनजी कर दिया है, नेचुरल गैस कर दिया है। तो अगर आपका क्रूड और एनजी के ऊपर, जैसे अजय सर ने बताया, बेरिश उनका थोड़ा टोन है, तो मैं एज ए एक्सचेंज कोई तेजी मंदी का व्यू नहीं देना चाहता हूं। लेकिन आप अगर तेजी लगती है या मंदी लगती है क्रूड में, एनजी में, तो उसको आप ऑप्शंस के जरिए से अच्छी तरह फायदा उठा सकते हैं। एनर्जी इंडेक्स के जरिए भी आप उसमें फायदा उठा सकते हैं। और बहुत जल्द हम ऑप्शंस ऑन इंडाइसिस भी देखेंगे, जैसे बुलडेक्स, मेटलडेक्स और एनर्जी इंडेक्स चल रहा है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हैं। इसी तरह इंडेक्स के ऑप्शंस भी बहुत जल्द एमसीएक्स के माध्यम से हम देखेंगे। ओवर टू यू संजीत सर। दैट इज इंटरेस्टिंग। तो यानी कि हमें ऑप्शंस के थ्रू भी हम मार्केट में ट्रेड आउट या हेजिंग कर सकते हैं। आने वाले टाइम में एमसीएक्स में हमें बहुत सारी चीज डेवलपमेंट भी दिख रही है। सो आई थिंक हम लास्ट 1 आवर से ये पूरा सेशन चला रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है अजय सर आपसे भी। सर, व्हाट्स योर आउटलुक? अभी जो बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज है, उनका आउटलुक आपके हिसाब से अभी क्या रहना चाहिए? ठीक है, मैं ये आपके क्वेश्चन को दो पार्ट में लेता हूँ सचिन। पहला हम बेस मेटल ले लेते हैं, देन फिर एग्री के अंदर हम थोड़ा एक ब्रीफ कर लेते हैं। बिकॉज देखिए, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है और अगर हम नहीं देखते हैं, काफी जन है आई थिंक कमोडिटी को एज ए इन्वेस्टमेंट टूल देखते ही नहीं है, तो बहुत मतलब हम बोल सकते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लूज कर रहे हैं। आज एडिबल इन्फ्लेशन अगर हम बात करें, एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन दैट वाज अराउंड 24% लास्ट ईयर। तो आप सोचो इन्फ्लेशन मतलब आज हम लोग रिटर्न कमाने के लिए भागते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो जो रिटर्न, जब इन्फ्लेशन पे ही आप इन्वेस्ट करोगे तो यू कैन गेन। तो ओवरऑल मुझे लगता है सबसे पहले हम बेस मेटल की बात करें, 2022 के अंदर, 2021 के अंदर हमने बेस मेटल के प्राइजेस के अंदर जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। हमने ऑलमोस्ट डबल डिजिट के रिटर्न्स, अगर हम पूरे बेस मेटल की बात करें तो कॉपर में वी हैव सीन अराउंड 24%, जिंक के अंदर 38%, निकल के अंदर एक काफी सरप्राइज रहा है कि 1 ईयर में तो हमने 37 देखा है, बट 3 साल के अंदर 120% का गेन सामने आते हुए देखा। लेड में हमने 10% एंड एल्यूमिनियम में हमने 47%। तो बिकॉज ऑफ पैंडमिक हमने देखा माइन से सप्लाई ड्रॉप हुआ, इन्वेंट्रीज थे। पैंडमिक के बाद जैसे से इकोनॉमी ओपन हो रहे थे तो वैसे वैसे यूसेज बढ़ना चालू हुआ, तो इन्वेंट्रीज ड्रॉप होना चालू हुआ। चाइना में एनर्जी क्राइसिस की वजह से स्मेल्टर्स ने आउटपुट में कमी लाई, और दूसरी तरफ इकोनॉमी में जिस ढंग से लिक्विडिटी डाली जा रही है, चाहे यूरोप नेशन हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, तो यहाँ पे हमने देखा कंजम्पशन बढ़ रहा है, सप्लाई डिस्टर्बेंस चल रहा है, इन्वेंट्रीज लोअर लेवल्स पे है, जिसकी वजह से हमने प्राइजेस में जबरदस्त तेजी देखी है। नो डाउट हमारे लास्ट जब क्लब हाउस का था तब मैंने बताया भी था कि वी आर नॉट सो मच बुलिश इन केस ऑफ बेस मेटल फॉर Q1, क्योंकि Q1 में हम उम्मीद करके चलते हैं कि जो सप्लाई साइड डिस्टरबेंस था अब वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाएगा। दैट डजंट मीन्स कि मैं बेरिश हूं इन केस ऑफ बेस मेटल। देखिए, टेक एग्जांपल ऑफ वी कैन से यूके। रिसेंटली हमने ये वीक में देखा था, यूके हैज कम आउट विद अ डिसीजन कि ये कोविड रेस्ट्रिक्शन है ये हम एंड कर रहे हैं। बिकॉज ये जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है या कोविड रिलेटेड है, ये कभी ना कभी तो बंद करना पड़ेगा ना। ठीक है, 2020 में वी वर टोटली न्यू अबाउट दिस कोविड, हमें नहीं पता था कितना खतरनाक है, क्या होगा। बट नाउ हमें पता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज रखना है, और वैक्सीन लेके काम करना है। तो नाउ दिस इज ए हैबिचुएटेड। तो यूके ने डिसीजन लिया है कि अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ऐसे ही जब ग्लोबल इकोनॉमी ओपन होगी, सप्लाई इंप्रूव होगी, तो कहीं ना कहीं बेस मेटल में थोड़ी बहुत गिरावट ले सकते हैं। इनफैक्ट पिछले 2 महीने की अगर बात करें तो कॉपर प्राइजेस, जिंक प्राइजेस, यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन देखा है। जो रिसेंटली हमने 300 के ऊपर जिंक को जाते हुए देखा, राइट नाउ इट्स अराउंड 295। कॉपर को 800 का भाव देखा तो हमने अभी भी 750-60 के करीब देख रहे हैं। तो बेस मेटल में मुझे लगता है साइडवे टू पॉजिटिव हम बोल सकते हैं, बट कंसोलिडेशन रहेगा, सप्लाई इंप्रूव हो रही है। बट कहीं ना कहीं Q2, Q3, Q4 के अंदर हम डिमांड को वापस इंप्रूव होते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल वी कैन से थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता है, बट
इनफैक्ट हम अच्छी तेजी ही देखेंगे। निकल के प्राइजेस में हमने रिसेंटली 200 रुपीज का गेन्स देखा है। निकल इज यूज्ड इन ईवीज। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हो तो स्टॉक के अंदर तेजी आएगी बाद में। बट स्टॉक जैसे हिंडाल्को है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग एज पर मैंने जो सेबी गाइडलाइंस है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं, और ना ही मेरा कोई निजी इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे हिंडाल्को है, नाल्को है, हमें मालूम है, या लेट्स से एक्साइड बैटरी है, तो हम जब बात करते हैं इन्वेस्टिंग इन ईवीज तो हम ये स्टॉक ढूंढते हैं। बट ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं कमोडिटी के ऊपर ही तो मूव करते हैं। तो व्हाई डोंट यू डायरेक्ट इन्वेस्ट इन कमोडिटी? तो आई थिंक बेस मेटल के अंदर वी आर बुलिश ओवरऑल क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में। बट क्वार्टर 1 में सप्लाई इंप्रूव होगी। एंड लास्ट अगर हम एग्री की बात करें तो ट्रेमेंडस रैली हमने एग्री के भाव में आते हुए देखा। इनफैक्ट मैं कुछ ब्रीफ आउट करता हूँ। कैस्टर विच इज यूज, काफी कंपनीज है जो कैस्टर के अंदर एज ए प्रोडक्ट यूज करती है। यहाँ पे भी हमने 40% का गेन्स देखा है। कॉटन, जो अयूब सर भी बात कर रहे थे, 70% का गेन है। कॉटन सीड ऑयल केक जिससे दूध में फैट बढ़ता है, तो पराग डेयरी या अमूल, मदर डेयरी, इनके जितने भी, चलो डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, बट जो डेयरी इंडस्ट्री स्टॉक्स है इनको इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने 48% का गेन देखा है। गवार सीड, गवार गम, जो एनर्जी के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, काफी मल्टी, यहाँ पे भी हमने 58-80% का गेन देखा है। स्पाइसेस के अंदर हमने ऑलमोस्ट 60% का गेन टर्मरिक और कोरिएंडर में देखा है। जीरे में भी हमने 40% का गेन देखा है। तो आई थिंक एक चीज ध्यान रखिए कि पेंडेमिक के बाद एक नया चीज देखा गया है, B2B या स्टॉकिस्ट डर के मारे कोई भी एग्री कमोडिटी को स्टॉक नहीं कर रहे, बिकॉज दे हैव ए फियर कि कल को अगर फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो मेरी कमोडिटी खराब हो जाएगी। बट इसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है पूरे पाइपलाइंस में। और जैसे जैसे चीजें ओपन अप हो रही है, लेट से लंदन अब ओपन हो गया है पूरा, तो लंदन अपना जो स्टॉक है, अपनी इन्वेंट्रीज है, उसको फुलफिल करने के लिए डिमांड निकालेगा। और ये डिमांड, अगर एग्री कमोडिटी की बात करें तो हम इंडिया काफी एक्सपोर्ट्स करते हैं, जैसे मसाले का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पे काफी है। कॉटन भी हम लोग अब एक्सपोर्ट करना चालू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक अच्छी खासी डिमांड हम एग्री कमोडिटी में भी देख रहे हैं, जिसके चलते स्पाइसेस के अंदर और कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे लगता है 2022 के अंदर अभी भी रैली कंटिन्यू बनी रहेगी। तो ओवरऑल आई एम वेरी मच बुलिश इन एग्री कमोडिटी। एंड जैसे हमने बुलियन, बेस मेटल और एनर्जी की बात की, तो बुलियन में भी मैं बुलिश हूँ। एनर्जी के अंदर थोड़ा सा बेरिश हूँ, बिकॉज एक तरफ अगर इकोनॉमी को संभालना है तो एनर्जी की सप्लाई सुधरनी चाहिए, और लग भी रहा है जिस ढंग से ओपेक ने कहा है। एंड बेस मेटल आई एम साइडवे फॉर फर्स्ट क्वार्टर, बट क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बेस मेटल के कंजम्पशन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आई थिंक इट्स कंप्लीटली 1 आवर। संचित, वी कैन हैव ए Q&A, अदरवाइज अगर और कुछ टॉपिक आपको जो लगता है कमोडिटी से रिलेटेड, वी कैन टेक इट। जी ज़रूर सर, आई थिंक वी हैव डन विद द सेशन पार्ट। आई थिंक एनी ऑडियंस में किसी भी कोई क्वेश्चन है, सो विल वेट फॉर अनदर 2 मिनट एज वेल। आप अपना हैंड रेज करके हम लोग Q&A कर सकते हैं, क्योंकि हम वी आर जस्ट क्लोजिंग आउट दिस रूम पार्ट एज वेल इन जस्ट 5 minutes एज वेल। सो आई थिंक मेरे पास 2-3 क्वायरीज आई है। मनीष इज बैक। ओके, हाय मनीष, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन पार्ट। हेलो, गुड इवनिंग अजय सर। हाँ सर, हमारा जो कमोडिटी में मार्जिन है, अभी पिछले कुछ महीनों से मार्जिन का रिक्वायरमेंट काफी बड़ा है, तो ये वापस से नीचे आएगा क्या? ये एक क्वेरी था सर, गुड इन इवनिंग। योर फ्यूचर। देखिए मनीष जी, अगर अयूब जी से ये बात करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा बता पाएंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ मार्जिन एक्चुअली काफी कम है। यू कंपेयर विद इक्विटी मार्केट वेयर वी हैव 20-25% मार्जिन। आज कमोडिटी में लेट से एवरेज अगर मैं बात करूँ 12-15% तक हुआ है अभी, बिकॉज जब वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो वी नीड ए सर्टेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आई थिंक वॉलिटिलिटी 2022 के अंदर कंटिन्यू रहेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग के मार्जिन कम करना चाहिए। इनफैक्ट अयूब जी इस चीज पे ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, बट मैं पर्सनली मार्जिन कम करने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज वॉलिटिलिटी है एंड मार्जिन इज ए मार्जिन सेफ्टी। तो टाइमिंग, हाँ टाइमिंग अगर हम बात करें तो वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। अयूब जी, आपका क्या कहना है मार्जिन के ऊपर बिल्कुल एज ए बिल्कुल एक्सचेंज? सर। देखिए, मार्जिन क्या है वो समझना पड़ेगा हमें। मार्जिन जो है वो
रिस्क को कवर करने के लिए है। जैसे आज मैं 100 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में दे रहा हूँ, लेकिन अगर उसकी वॉलेटिलिटी 15 रुपए की आ गई तो मैं 5 रुपए रिस्क में चला जाऊंगा। तो एक्सचेंज क्या करता है, देखिए पहले सेबी के नियम अलग थे और ये 17 जनवरी से नियम थोड़े बदल गए हैं। पहले पिक मार्जिन रिपोर्टिंग नहीं था, समझिए ये चीज को और ये बदलाव को। पहले सिर्फ मार्जिन लेना होता था ब्रोकर, और रिपोर्टिंग जो भी है एंड ऑफ डे होती थी या T+2 में होती थी। बट सेबी ने क्या किया है, सेबी ने अब पिक मार्जिन रिपोर्टिंग का रूल डाला है। इसका मतलब ये है कि दिन में 5 बार और अब तो 7 से 8 बार एक फाइल आती है और उसमें जो भी परसेंटेज बताया जाता है उतने परसेंटेज क्लाइंट्स का मार्जिन लेना जरूरी है। अगर ब्रोकर नहीं लेता है तो वो पेनलाइज होता है और वो पेनल्टी फिर ग्राहक को, मतलब एज ए क्लाइंट आपको लगती है। अगर आपको मार्जिन की दिक्कत आ रही है तो उसका एक सॉल्यूशन जो मुझे लग रहा है वो है कि आप थोड़ा ऑप्शंस के कारोबार को समझे, क्योंकि ऑप्शंस में आपको पूरा मार्जिन नहीं देना होता है। ऑप्शन में सिर्फ प्रीमियम अमाउंट देनी होती है। एग्जाम्पल, अगर क्रूड में ट्रेड लेता हूं तो मुझे 90,000 का मार्जिन लगता है। अगर मैं उसको कॉल या पुट बाई करके काम करूंगा तो मैं 15 से 20,000 रुपए में काम कर सकता हूं। इसी तरह दूसरी कमोडिटीज में है। या फिर आप इंडेक्स भी देख सकते हैं जो कि कम मार्जिन में ट्रेड होते हैं। बट जो ओनली फ्यूचर्स में जो मार्जिन बढ़े हैं वो रेगुलेटरी कारण से बढ़े हैं और वो रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। सर मनीष जी, तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो सेबी इज नाउ कमिंग आउट विद वेरियस अदर ऑप्शन लाइक इंडेक्स ऑप्शन, जहाँ पे कम मार्जिन हो जाएगा। एंड फ्रैंकली ठीक है, कमोडिटी में वैसे हमने देखा था कि कम मार्जिन का सिनेरियो था, बट फ्रैंकली जिस ढंग से पिछले 1.5-2 सालों में वॉलिटिलिटी बढ़ी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट सभी से कि मार्जिन स्टेबल भी नहीं, अगर सपोज मार्जिन कम भी होता है तो आप जिस ढंग से कमोडिटी में वॉलिटिलिटी दिख रही है, आप अपना मार्जिन बढ़ा के चलिए। बिकॉज अगर हम जो पहले 5-6% के मार्जिन में थे और वॉलिटिलिटी आज आप देखिए नेचुरल गैस है, आप सोचते कि खाली एमसीएक्स पे मूवमेंट आता है, नहीं, आप ग्लोबल मार्केट में देखिए वहां पे भी 10-10 12-12% की भी तेजी मंदी होती है। तो आई थिंक मार्जिन कम 2022 में मुझे पर्सनली लगता नहीं है कम होगा। वही अगर हम अदर ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यू कैन हैव इंडेक्स, यू कैन हैव ऑप्शंस, वहां पे हम मार्जिन जो एक्सचेंज जो या सेबी है वहां पे हम लोग एक रिलीफ मार्जिन देख सकते हैं। संजीव, थैंक यू सर। थैंक यू मनीष जी। आई थिंक स्वप्निल भी आए। हाय स्वप्निल। स्वप्निल आप यहाँ पे है? ओके, I think Swapnil is not available here. So I think sir let's wrap up on the part of it. I think आपका throat भी थोड़ा सा खराब है तो to health purpose as well. So let's go ahead with the closing ceremony part. Okay. So guys, thank you so much for being here. I think आप सबको कुछ ना कुछ आज commodities market के related learning मिली है। विथ रिस्पेक्ट टू आप कैसे सिल्वर में भी आप कमोडिटीज़ के थ्रू ट्रेड आउट कर सकते हैं और उसको डिलीवरी पे भी ले जा सकते हैं। एंड जैसे कि अजय सर ने बताया कि कमोडिटीज़ में अब एग्री का क्या आउटलुक है, एनर्जी बेस्ड मेटल का क्या आउटलुक है और सिल्वर का क्या आउटलुक आप प्ले आउट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू सो मच अजय सर एंड आयुब सर फॉर बीइंग हियर and for enlightening us with the commodities outlook part. थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक थैंक यू। यू संचित, थैंक यू आयुब जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। एंड ये 2022 का पहला कमोडिटी आउटलुक हमने आज यहाँ पे क्लब हाउस पे किया है और काफ़ी अच्छा अनुभव सभी को रहा होगा। मैं इसी तरह सभी को एक और ख़ास संचित जी आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, और अजय सर आप ऑलवेज एमसीएक्स को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, इसके लिए आप दोनों का मैं धन्यवाद। और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, देखिए जब भी हम आगे बढ़ें तो हमें नए नए एसेट्स क्लास पे देखना चाहिए। अगर आप सिर्फ इक्विटी देख रहे हैं तो साथ साथ आप कमोडिटीज पे अलग अलग अब चीजें हैं। आज मैं एक व्हाट्सएप देख रहा था तो उसमें एक बहुत बढ़िया, अगर आप कमोडिटीज में सिर्फ फ्यूचर्स काम किए हैं तो उसके साथ साथ ऑप्शंस भी करें, इंडेक्स भी करें। स्काई इज द लिमिट, दैट इज द स्लोगन फॉर टुडेज सेशन। एंड थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओवर टू यू संचित सर।
Okay, thank you so much आयुब सर. मैं देखता हूँ आई थिंक इन फ्यूचर ऑल्सो विल हैव अनदर मोर सेशंस एज वेल. अगर आप लोगों के और भी कोई डाउट या क्वेश्चन बाकी है तो मैंने जस्ट अभी अभी ऊपर एक लिंक अटैच आउट किया है केडी एडवाइजरी का, वहाँ पे जाके हमसे कांटेक्ट आउट कर सकते हैं. जो भी आपके पर्टिकुलर डाउट्स है कमोडिटीज के रिगार्डिंग आप इन पर्सन भी वहाँ पे डिस्कस आउट कर सकते हैं. सो once again guys, thank you so much for being listening here for the long while, and thank you so much Ajay sir and Ayub sir for being here. And with this thing I'm just closing down the room in just 5 seconds. And good night, sir. गुड नाइट, टेक केयर, बाय. Bye, sir.